स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, हम लोग आज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग इन डिटेल कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरे साल इस चैनल पर हम लोग आपकी ह्यूमैनिटीज की बहुत ही बढ़िया तैयारी कराने वाले हैं। ओके, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को लग रहा हो कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के पहले जो चैप्टर्स हैं, इससे पिछले जो हमारे चैप्टर्स हैं वो कहाँ पर है। तो आपको उसकी वीडियोस भी इसी चैनल पर मिल जाएगी। आप सोशल स्कूल चैनल पर वीडियोस या फिर लाइव सेक्शन को अच्छे से चेकआउट करो, आपको सारी पुरानी क्लासेस भी वहां पर दिख जाएंगी। ओके, चलो तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को चैप्टर के नाम से पता लग रहा है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर में आप लोगों को साउथ एशिया की कंट्रीज के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों का होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बारे में बात करेंगे, है ना। कोल्ड वॉर के टाइम पे जो कुछ चल रहा था वो तो थोड़ा थोड़ा तुम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में मेरे साथ कवर कर लिया है। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग पोस्ट कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर खत्म, कोल्ड वॉर के बाद का जो टाइम पीरियड है, हमारा ज्यादा फोकस उस टाइम पीरियड पे रहेगा। एंड उस टाइम पीरियड में साउथ एशिया में क्या चल रहा था वो पर्टिकुलरली आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा। इसी टाइम के अराउंड इंडिया और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर्स आ जाती हैं, तो इसीलिए ग्लोब में जितनी कंट्रीज थी उन सारी कंट्रीज का फोकस अचानक से इंडिया और पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाता है कि यार इनके पास तो न्यूक्लियर पावर्स भी आ गई हैं, अब आगे ये क्या करने वाले हैं। मोस्टली ये जो रीजन है ये कन्फ्लिक्ट के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। अभी आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लगेगा। जितनी हमारी कंट्रीज हैं इस रीजन में, ये लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा करती हैं, वो भी अलग अलग मैटर्स को लेकर। कभी कभी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान का तो चलता ही रहता है कश्मीर को लेकर, और वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स होते हैं, रिवर वाटर को लेकर कभी कभी ये कंट्रीज लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कभी कभी रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, रिसोर्स किसका है इस चीज को लेकर भी कंफ्लिक्ट होता रहता है। तो ये जो एरिया है साउथ एशिया का, ये जो रीजन है, मोस्टली ये कंफ्लिक्ट के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो बस कंफ्लिक्ट ही चलता रहता है, बट एट द सेम टाइम साउथ एशिया में हमारी जितनी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये कंट्रीज साथ में मिलजुल कर काम करेगी तो ये रीजन बहुत अमेजिंग तरीके से डेवलप कर सकता है। तो इस चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा साउथ एशिया के अलग अलग कंट्रीज के बारे में, इन कंट्रीज के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट रहता है और कैसे ये कंट्रीज और अच्छे से कोऑपरेट कर सकती हैं। ये सारी कुछ चीजें आप लोगों को इस चैप्टर में समझाई जाएंगी, ठीक है। जब भी हमें किसी कंट्री के बारे में समझना होता है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस कंट्री के हिस्ट्री को समझे, वरना तुम उस कंट्री को समझ ही नहीं पाओगे। तो इस चैप्टर में तुम्हें साउथ एशिया के अलग अलग कंट्रीज के थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बताई जाएगी, उनके वहां पे पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हुई, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीजें भी तुम्हें कुछ कुछ बताई जाएंगी ताकि तुम उन कंट्रीज को और अच्छे से समझ पाओ। क्लियर है? यहां तक तो कूल है, चिल है सब कुछ। जैसा भी है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आई होप यहां तक तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो तुम लोगों को कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज साउथ एशिया। बहुत बढ़िया, मेरा पेन ही नहीं चला, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट इज साउथ एशिया। चैप्टर के नाम में ही लिखा है ना साउथ एशिया, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई साउथ एशिया होता क्या है ना। पूरे चैप्टर में साउथ एशिया के बारे में पढ़ने वाले, तो कम से कम पता होना चाहिए कि साउथ एशिया होता क्या है। तो जनरली पॉलिटिकल साइंस में जब हम कहते हैं साउथ एशिया, तो उनमें कौन कौन सी कंट्री आ जाती है? बांग्लादेश, भूटान, अपना इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। याद रहेगा इन कंट्रीज को हम कहते हैं साउथ एशिया।
ये याद करना है, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए। बाकी मैं तुम लोगों को एक बार मैप में दिखा देती हूँ तो तुम और अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ये अपना इंडिया, ठीक है, और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका से थोड़ा सा नीचे एक आइलैंड आता है मालदीव्स, ये हमारा साउथ एशिया होता है। इन सारी कंट्रीज को हम लोग कहते हैं साउथ एशिया। अब थोड़ा सा इस एरिया के ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं। साउथ एशिया में एकदम नॉर्थ की तरफ अगर आप जाओगे ना, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, वहां पर आपको मिलेगा हिमालय माउंटेन्स, वहां पे हमारे हिमालयाज हैं। और अगर आप साउथ एशिया में एकदम साउथ की तरफ चले जाओगे तो वहां आपको क्या मिलेगा, हमारा इंडियन ओशन, ठीक है, चिल है। सबसे ऊपर हिमालय, सबसे नीचे इंडियन ओशन। ओके, नेक्स्ट अगर आप वेस्ट की तरफ देखोगे तो वेस्ट की तरफ आपको क्या दिखेगा, अपना अरेबियन सी। और अगर आप ईस्ट की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो हिमालय हमारे नॉर्थ में, साउथ में अपना इंडियन ओशन, वेस्ट में अपना अरेबियन सी, ईस्ट में अपना बे ऑफ बंगाल। ये बेसिक ज्योग्राफी है इस एरिया की, साउथ एशिया की। एंड साउथ एशिया जो है, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हमारे इंडिया में ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया के साथ अगर आप 6 और कंट्रीज को लगा दो तो सोचो और कितनी डाइवर्सिटी होगी। तो साउथ एशिया जो रीजन है, यहाँ पे लोग बहुत डिफरेंट है, सब बहुत डाइवर्स हैं, सबका रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। जनरली जब हम लोग साउथ एशिया बोलते हैं ना, तो बाय एक्सटेंशन हम लोग अफगानिस्तान और म्यांमार को भी गिन लेते हैं, क्योंकि ये आसपास ही पड़ते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको पीछे 7 कंट्रीज बताई, उन्हीं को हम प्रॉपर तरीके से साउथ एशिया कहते हैं। पर बाय एक्सटेंशन इन जनरल जब उस रीजन की बात हो रही होती है तो हम कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, ठीक है। चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव है इस रीजन में, पर चाइना को इस रीजन का पार्ट नहीं माना जाता। यहाँ पर बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि चाइना पास में ही है, बगल में है, सबको लगता है कि यार इंडिया बांग्लादेश इस पोर्शन का हिस्सा है तो चाइना भी होगा, पर चाइना को हम लोग कंसिडर नहीं करते इस रीजन का पार्ट, याद रहेगा। तो चाइना को हम लोग इस रीजन का पार्ट कंसिडर नहीं करते। चलो, तो अब मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं। अब इन सारी कंट्रीज की ना हिस्ट्री अलग रही है, इन सारे कंट्रीज में पॉलिटिकल सिस्टम की हिस्ट्री अलग रही है। एक एक करके हम इन सारे कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इन जनरल इन सारे कंट्रीज में से फिर भी श्रीलंका और इंडिया के यहाँ डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही है, ठीक है। बाकी कंट्रीज ने बहुत ज्यादा संघर्ष करा डेमोक्रेसी को लाने में। हमारे यहाँ पर भी था स्ट्रगल, श्रीलंका में भी था, पर बाकी कंट्रीज में और भी थोड़ा बुरा हाल था, वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा। अब ध्यान रखना, ये नहीं बोला जा रहा कि इंडिया में तो परफेक्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी कुछ कुछ दिक्कत है, पर यह भी ध्यान रखना कि आजादी मिलने के बाद 1947 के बाद इंडिया में इन जनरल डेमोक्रेसी ही चल रही है। एंड डेमोक्रेसी को हमने कभी बीच में हटाकर ऐसे नहीं बोला कि चलो यार मिलिट्री टेक ओवर होने देते हैं, तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। बाकी कंट्रीज में बीच बीच में मिलिट्री टेक ओवर या कुछ और हो जाता था, हमारे कंट्री में आजादी मिलने के बाद से तो डेमोक्रेसी ही चल रही है। तो ये हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इलेक्टेड गवर्नमेंट भी रही है, पर साथ ही साथ मिलिट्री रूलर्स भी रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, बांग्लादेश कोल्ड वॉर के बाद तो मोस्टली डेमोक्रेसी में शिफ्ट हो ही गया था, ठीक है। तो ये अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में तुम्हें और बताया जा रहा है कि कोल्ड वॉर के बाद पाकिस्तान में कुछ टाइम तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो थी, जब बेनाजीर भुट्टो और नवाज शरीफ थे, बट उसके बाद 1999 के अराउंड हम क्या देखते हैं, फिर से मिलिट्री टेक ओवर स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद 2008 तक आते आते सिचुएशन फिर से थोड़ी ठीक हो जाती है। अगर हम लोग नेपाल की बात करें तो 2006 तक नेपाल में क्या था, मोनार्क की ज्यादा चलती थी,
ठीक है, लोगों को लगता था कि राजा अपनी ही चलाते रहेंगे, डेमोक्रेसी कभी आएगी नहीं। पर फिर 2008 में हमने क्या देखा, राजा को हटा दिया जाता है एंड नेपाल प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है। ठीक है, तो अगर हम बांग्लादेश, नेपाल, इन सारे कंट्रीज के हिस्ट्री को देखें तो अब हम बोल सकते हैं कि साउथ एशिया में ज्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेसी को ही पसंद करती हैं। इन लोगों ने बहुत संघर्ष करके अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को ये लोग लेकर आए हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ चेंजेस हमने थोड़े और कंट्रीज में भी देखे। जैसे भूटान में क्या था, भूटान जो है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट हुआ 2008 में। ठीक है, एंड फिर जब किंग आ जाते हैं वहां पर, तो वहां पर धीरे धीरे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी आ जाती है। किंग तो थे ही साथ ये लोग मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ऐसा ही कुछ मालदीव्स में हुआ था। मालदीव्स क्या है, मालदीव्स हमारा आइलैंड नेशन है, आप लोगों ने अभी मैप में देखा होगा। 1968 तक तो यहाँ पर सल्तनत थी, मतलब यहाँ पर किंग्स थे, एंड उसके बाद धीरे धीरे ये लोग रिपब्लिक में टर्न हुए। ये लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आते हैं। पहले राजा थे, फिर धीरे धीरे राजा को ये लोग हटाते हैं। जून 2005 तक आते आते क्या होता है, मालदीव के पार्लियामेंट में लोग वोट करके बोलते हैं कि भाई हमें तो मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए। ठीक है, वहां की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर MDV उनमें डोमिनेट करती है। वहां के पॉलिटिक्स में MDP डोमिनेट करती है। नेक्स्ट तुम्हें एक और चीज बताई जा रही है कि MDP ने वहां पर 2018 में भी इलेक्शन को जीता था। यहां से तुम्हारे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि 2018 इलेक्शन MDP ने जीता था, तो यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2018 में कौन से पार्टी ने इलेक्शन को जीता था। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें तुम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं तुम लोगों से कि अभी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा तुम्हें बताया गया। तो याद रखना कि इन सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस को देखने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन जनरल साउथ एशिया की कंट्रीज डेमोक्रेसी को ज्यादा पसंद करते हैं। एंड हम लोगों ने यहाँ पर एक सर्वे भी कराया था ये देखने के लिए कि इन लोगों को कौन सा सिस्टम ज्यादा पसंद है, एंड उस सर्वे को हम लोग जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरे साउथ एशिया में हुआ था इनका सर्वे, एंड पूरे साउथ एशिया के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का डेटा यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ के लोगों से हमने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जिनको डेमोक्रेसी ज्यादा पसंद है। बांग्लादेश में 69% लोगों ने बोला कि हमें डेमोक्रेसी ज्यादा पसंद है। इंडिया में 70, नेपाल में 62, श्रीलंका में 71। तो ज्यादातर कंट्री में आधे से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी पसंद है। पर अगर आप पाकिस्तान को देखो तो पाकिस्तान में ये नंबर थोड़ा कम है। पाकिस्तान में 37% लोग कह रहे हैं कि भाई हमें डेमोक्रेसी पसंद है। ठीक है, तो विच इज कंपैरेटिवली अ लेस नंबर। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाकी कंट्रीज में तो डेमोक्रेसी उनको अच्छी लग रही है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए उतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा डेटा तुम लोग याद रखना। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुमसे बोला जा रहा है कि अभी तो तुम्हें शॉर्ट में बताया मैंने, है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब के बारे में, नेपाल, भूटान, कुछ कुछ तो मैंने बताया पर बहुत शॉर्ट में बताया। अभी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इन सारे कंट्रीज के बारे में एक एक करके पूरा पूरा टॉपिक आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे पाकिस्तान से। पहले पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग समझ लेते हैं। तो जब पाकिस्तान में इनका पहला संविधान बन जाता है, उसके बाद जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। क्या मतलब है, देखो एनसीईआरटी के वर्ड्स को ना ध्यान से देखो। टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि इनका डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा था। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, मतलब संविधान
बन जाने के बाद ये खुद ही इलेक्शन में अपने आप को किसी मैल प्रैक्टिस के थ्रू जिता देते हैं। ठीक है, कौन? जनरल अयूब खान। उन्हीं की ही इमेज मैंने साइड में डाल दी है। आप लोग साइड में इमेजेस को एक एक करके देखते रहना। ठीक है, स्लाइड में जिन भी रूलर या डिक्टेटर जिसकी भी बात हो रही होगी, लीडर की बात हो रही होगी, उनके मैंने इमेजेस साइड साइड में डाल रखे हैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए। चलो, तो जनरल अयूब खान सबसे पहले आते हैं संविधान बनने के बाद पाकिस्तान में। उसके बाद क्या होता है, उन्हें अपना ऑफिस छोड़ना पड़ जाता है, उन्हें अपना पोजीशन छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि लोग खुश नहीं थे। पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन मतलब पाकिस्तान के लोग उनसे खुश नहीं थे, जिसके वजह से उनको अपना पोजीशन छोड़ना पड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, मिलिट्री टेक ओवर होता है फिर से। ठीक है, मिलिट्री टेक ओवर होता है। इस बार लीडर कौन बनते हैं? जनरल याया खान। ठीक है, जनरल याया खान नेक्स्ट लीडर बनते हैं मिलिट्री टेक ओवर के थ्रू। कहां? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्या होता है, जनरल याया खान की लीडरशिप के अंडर ही पाकिस्तान को बांग्लादेश क्राइसिस सहना पड़ता है। बांग्लादेश क्राइसिस का क्या मतलब है तो तुम लोगों को पता है, और तुम दूसरी बुक में भी पढ़ोगे मेरे साथ, तो टेंशन नहीं लेना, सब कुछ तुम्हें कवर करा दिया जाएगा। तो पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। ठीक है, तो बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहते थे और अभी जो पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। दोनों एक ही कंट्री थी। फिर ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बोलने लगता है कि भाई हमें अपनी सेपरेट कंट्री चाहिए, और वो बांग्लादेश बना लेते हैं। तो इस पूरे सिलसिले को हम लोग बांग्लादेश क्राइसिस कहते हैं। तो कह रहे हैं जनरल याया के रूल के अंडर ही ये बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा होता है। ठीक है, तो इन्हीं के टाइम पर ही ईस्ट पाकिस्तान जो है 1971 में पाकिस्तान से अलग हो जाता है और बोल देता है कि हम अपनी खुद की कंट्री बनाएंगे। और इनकी खुद की कंट्री का नाम क्या होता है? इस कंट्री का नाम होता है बांग्लादेश। ठीक है, तो 1971 में क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है पाकिस्तान में? अभी बांग्लादेश के बारे में भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा। अभी टॉपिक पाकिस्तान का चल रहा है तो थोड़ा फोकस पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्या होता है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है एंड इस बार लीडर कौन होते हैं? जुल्फिकर अली भुट्टो। ठीक है, ये 1971 से लेकर 1977 तक पावर में रहते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट भुट्टो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। कौन हटाते हैं भुट्टो गवर्नमेंट को? जनरल जिया उल हक। 1977 में जनरल जिया उल हक भुट्टो गवर्नमेंट को हटाकर खुद पावर में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? अब जनरल जिया उल हक तो जबरदस्ती लीडर बने थे ना, जनता तो उन्हें पसंद नहीं करती थी। तो इस टाइम पर क्या होता है, लोग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट करने लग जाते हैं। लोग मूवमेंट करने लग जाते हैं कि हमें जनरल जिया उल हक नहीं पसंद, उनको हटाओ। तो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को ये फेस करते हैं एंड 1982 में लोग ये डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया, हमें एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। तो 1988 तक आते आते फिर से डेमोक्रेसी थोड़ी थोड़ी वापस आने लगती है पाकिस्तान में। किसकी लीडरशिप के अंडर? बेनाजीर भुट्टो के लीडरशिप के अंडर थोड़ी थोड़ी डेमोक्रेसी वापस आने लग जाती है। इस टाइम पर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में मोस्टली कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी वो समझते हैं। ठीक है, तो एक तो बेनाजीर भुट्टो की ही पार्टी थी, द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक उन्हीं की पार्टी थी। इसके अलावा एक और पार्टी पाकिस्तान में बहुत डोमिनेंट थी उस टाइम पर, और वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग तो कोई नया नाम नहीं है तुम्हारे लिए, तुम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हो, 8th 10th से पढ़ते आ रहे हो मुस्लिम लीग के बारे में, तो ये वही मुस्लिम लीग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, तुमसे कह रहे हैं कि ये जो फेज था इनका इलेक्टिव डेमोक्रेसी का, ये 1999 तक चलता है। 1999 तक कुछ कुछ ये लोग डेमोक्रेसी को संभाल पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जनरल परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं पाकिस्तान में। वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर को हटाते हैं, उस टाइम पे नवाज शरीफ थे, उनको हटा दिया जाता है। और 2001 में जनरल मुशर्रफ क्या करते हैं, वो इलेक्शन करा के खुद को ही प्रेसिडेंट बना देते हैं।
परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है कि कैसे ये गलत प्रैक्टिसेस के थ्रू जबरदस्ती अपने आप को इलेक्शन में जिता देते थे, कैसे ये संविधान को अमेंड करके अपने पावर्स को बढ़ाते रहते थे। तो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक रूल इनका नहीं चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद काफी टाइम तक पाकिस्तान में आर्मी रूल ही चलता रहता है। फिर लास्ट में 2008 तक आते आते हम देखते हैं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा बदलाव आता है। 2008 के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में धीरे धीरे डेमोक्रेसी आने लगी थी, ठीक है। तो अभी ये मैंने पाकिस्तान की तुम्हें थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बताई, ओके। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कारण था, क्या रीजन था जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आने में इतना टाइम लग गया, या ये लोग डेमोक्रेसी के साथ इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे थे, इनके यहाँ आसानी से डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई, मिलिट्री टेक ओवर क्यों होता रहता था बार बार, वो जरा डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट 1, उस टाइम पे पाकिस्तान की अगर आप सोसाइटी को देखते तो वहां पर मिलिट्री, क्लर्जी, एरिस्टोक्रेसी, इन सारे लोगों का डोमिनेंस था। मिलिट्री के लोगों का, रिलीजियस लीडर्स का, एरिस्टोक्रेसी मतलब नोबल्स, इन सारे लोगों का एक डोमिनेंस था, जिसके वजह से डेमोक्रेसी बहुत आसानी से आ नहीं पाती थी और बार बार क्या होता था, मिलिट्री टेक ओवर होता था। तो एक रीजन क्या था, इनके सोसाइटी में ही उस टाइम मिलिट्री का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट, इस टाइम के अराउंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना कुछ कुछ लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, ठीक है। हमेशा एक वॉर का माहौल बना रहता था। तो शायद इसीलिए भी पाकिस्तान को लगा कि क्योंकि वॉर का माहौल चल रहा है तो कंट्री में मिलिट्री रूलर्स का होना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर अक्सर बहुत सारे लोग होते थे जो बोलते थे कि डेमोक्रेसी का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है। ये लोग बोलते थे कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो सिर्फ करप्शन करते हैं, ये लोग तो सिर्फ सेल्फिश होते हैं, ये कंट्री का डेवलपमेंट नहीं करेंगे। अगर कंट्री में डेवलपमेंट चाहिए तो तुम्हें मिलिट्री रूलर्स को ही रखना पड़ेगा। ऐसी एक थिंकिंग थी उस टाइम पर सोसाइटी में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान को किसी कंट्री ने सपोर्ट नहीं करा डेमोक्रेसी लाने में। जनरली क्या होता है, अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होता तो उस कंट्री के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर पड़ जाता है कि भाई तुम लोग डेमोक्रेसी क्यों नहीं अपना रहे हो। पर पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान को कभी डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट नहीं करा। एंड इसका रीजन मेनली ये था कि इन लोगों को लगता था कि जो इस्लामिक टेररिज्म है, ये सारी चीजें जब तक पाकिस्तान में नहीं फैल रही तब तक चिल है, ठीक है। इन्हें अगर डेमोक्रेसी नहीं चलानी तो कोई बात नहीं, पर ये लोग टेररिज्म ना फैलाए, ये सोचकर इंटरनेशनली पाकिस्तान को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करा जाता था, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में एक चीज याद रखना, इनके यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं थी, पर लोग, इनके जो जनता थी, ये हमेशा पाकिस्तान में बोलती रहती थी कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो पाकिस्तान में बार बार प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होते थे, ठीक है। जो जनता है वो बार बार बोलती थी हमें डेमोक्रेसी चाहिए। और पाकिस्तान की जो मीडिया है, मीडिया भी बहुत फ्री प्रेस थी, बहुत ओपनली हर एक चीज को प्रेस में डाल दिया जाता था, मीडिया में डाल दिया जाता था। तो ये दो चीजें पाकिस्तान में बहुत बढ़िया थी, ठीक है। इसी के साथ पाकिस्तान वाला टॉपिक आप लोगों का फिनिश हो गया है। पर अब हम एक और कंट्री के बारे में पढ़ेंगे विच इज बांग्लादेश, ठीक है। तो आई होप पाकिस्तान में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही था पाकिस्तान का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक तो टॉपिक इजी लगा। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश के बारे में समझते हैं। तो 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। ध्यान रखना, काफी बार ऐसे एमसीक्यू आ जाता है कि बांग्लादेश कब बना, तो 1971 में बना, याद रहेगा सबको, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 1947 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, तो बांग्लादेश कैसे बना था, हमारे इंडिया में ही बंगाल और आसाम का थोड़ा सा हिस्सा लेकर बांग्लादेश बना था। तो बंगाल और आसाम में थोड़े से ऐसे एरियाज जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे, उस एरिया को हमने पाकिस्तान को दे दिया था। अब यहाँ के जो लोग हैं ना, उस टाइम पर बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो वहां के जो लोग थे, अब देखो क्योंकि बांग्लादेश बना बंगाल और आसाम से ही है,
तो इन लोगों का कल्चर और ट्रेडिशन बंगाल के लोगों से ज्यादा मिलता था। ये लोग बंगाली भाषा भी ज्यादा बोलना पसंद करते थे। पर इनके ऊपर वेस्टर्न पाकिस्तान यानी ओरिजिनल अभी वाला जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान इनके ऊपर प्रेशर डालता रहता था कि तुम लोग सिर्फ उर्दू बोलो, ठीक है, बंगाली वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग उर्दू बोलो। और ये लोग इनके कल्चर को सप्रेस करते थे कि तुम बंगाली कल्चर वगैरह मत अपनाओ, तुम उर्दू बोलो। इसी के चलते जो ईस्ट पाकिस्तान है, मतलब आज के टाइम का जो बांग्लादेश है, ये लोग धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि ऐसा तो नहीं चलेगा, हम अपनी भाषा बोलना चाहते हैं, हम अपने कल्चर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। धीरे धीरे ये लोग बोलने लग जाते हैं कि पॉलिटिक्स में भी हमें ज्यादा पोजीशन चाहिए। ऐसा नहीं कि वेस्ट पाकिस्तान जो बोल रहा है हमारे यहाँ पर भी पॉलिटिक्स में सेम चलेगा, हमें खुद का एक पॉलिटिकल स्टैंड चाहिए, ऐसा ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पर जो मेन लीडर थे, जो बांग्लादेश में बोल रहे थे कि हमें खुद की कंट्री बनानी है, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में। अभी तो देखो सुनने में बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है इनके बारे में, है ना, आगे जाकर शेख मुजीबुर रहमान हल्का सा अपना रंग बदलेंगे। ठीक है, अभी तुम रुको, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी सुनते जाओ। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान के साथ और क्या होता है, 1970 में इलेक्शन होता है। ठीक है, एंड उस टाइम पर क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी है अवामी लीग, वो बहुत सारे सीट्स जीत जाती है। अब ये चीज वेस्ट पाकिस्तान यानी अभी के पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आती कि ऐसे कैसे कोई और पार्टी बांग्लादेश में जीत रही है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेते हैं। वैसे भी शेख मुजीबुर रहमान बहुत बोल रहे थे ना, खुद की कंट्री चाहिए बांग्लादेश, और ये इलेक्शन में भी अच्छा कर रहे थे। तो ऐसे में पाकिस्तान के लोग शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेते हैं, है ना। इस टाइम पे पाकिस्तान में कौन लीडर चल रहे थे, जनरल याया खान। तो जनरल याया खान क्या करते हैं, बांग्लादेश में अपनी आर्मी भिजवा देते हैं। और उस टाइम पे बांग्लादेश में लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, बहुत बुरा हाल था बांग्लादेश का। अब अगर बांग्लादेश के लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो लोग भागकर आ जाते थे हमारे इंडिया, बचने के लिए वो इंडिया भागकर आ जाते थे। पर हमारा इंडिया खुद उस टाइम पर बहुत परेशान था, है ना। 1971 के अराउंड तो इंडिया में हमारे जितने लोग थे हमसे वो नहीं संभाले जा रहे थे। ऐसे में लाखों में अगर लोग बांग्लादेश से इंडिया आने लगेंगे तो हम उनको कैसे संभालेंगे। तो हमने बांग्लादेश से बोला कि यार अगर तुम्हें खुद की कंट्री बनानी है तो बनाओ, पर अपने यहाँ से लोग हमारे यहाँ पर भेजना बंद करो। अब ये चीज पाकिस्तान को पसंद नहीं आती कि तुम मेरे ही किसी कंट्री के हिस्से को भड़का रहे हो कि तुम खुद की कंट्री बनाओ। इसी के चलते पाकिस्तान और इंडिया का वॉर होता है, और इस वॉर में हम लोग पाकिस्तान को बहुत बढ़िया तरीके से हराते हैं, और इसी वजह से बांग्लादेश कंट्री बन जाती है। ठीक है, तो दिसंबर 1971 तक आते आते बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है। ठीक है, तो यहां तक तो हमने समझा कि बांग्लादेश कैसे बना, और मैंने तुम लोगों को एक स्पॉइलर दिया था कि शेख मुजीबुर रहमान अपना रंग बदलेंगे, तो वो भी समझ लेते हैं। तो आजादी मिलने के बाद बांग्लादेश के लोग क्या करते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा संविधान बनाते हैं। इस संविधान में ये लोग कहते हैं कि हम लोग सेक्युलरिज्म को फॉलो करेंगे, यानी हर एक रिलीजन को बराबर मानेंगे, हम डेमोक्रेसी लाएंगे और हम सोशलिज्म को फॉलो करेंगे, सबको बराबर बराबर रिसोर्सेज देंगे। ये इनका प्लान था। 1975 तक आते आते शेख मुजीबुर रहमान मेन यहाँ पे लीडर बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये संविधान को अमेंड कर देते हैं, संविधान को बदलते हैं, और ये बोल देते हैं कि बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं होगी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होगी। मतलब ये संविधान को अमेंड करके प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट शेख मुजीबुर रहमान क्या बोलते हैं कि मैं अपने पार्टी के अलावा जो भी बाकी पार्टीज हैं उनको मैं बैन कर रहा हूं। तो इनकी पार्टी थी अवामी लीग। तो शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं कि बांग्लादेश में अवामी लीग के अलावा कोई और पार्टी नहीं रह सकती। ठीक है, तो इस तरीके से वो बांग्लादेश को संभाल रहे थे। कुछ टाइम में क्या होता है, लोग इनको असैसिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो इनको मार दिया जाता है कुछ अराउंड अगस्त 1975 के अराउंड। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान को तो असैसिनेट कर दिया, मार दिया।
नेक्स्ट क्या होता है, बांग्लादेश में एक मिलिट्री रूलर आते हैं, उनका नाम होता है जिया उर रहमान। ठीक है, तो एक नए मिलिट्री रूलर आते हैं जिया उर रहमान। ये खुद की एक पार्टी भी बनाते हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और 1979 में ये इलेक्शन भी जीतते हैं। ठीक है, उन्हीं की इमेज मैंने यहाँ पर डाल रखी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है, इनको भी मार दिया जाता है। फिर एक और मिलिट्री टेक ओवर होता है बांग्लादेश में। इस बार कौन लीडर बनते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद। ठीक है, ये नेक्स्ट लीडर बनते हैं। अब तक बांग्लादेश के लोग धीरे धीरे परेशान हो गए थे। अब इनके दिमाग में चल रहा था बहुत हो गया, अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए। आप जैसे जो स्टूडेंट्स थे उनका बहुत ही अमेजिंग रोल था। उन्होंने सबसे पहले बोला कि हम लोग इस सिस्टम से थक चुके हैं एंड वी नीड डेमोक्रेसी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लोग बोलने लग जाते हैं कि हमें फिर से डेमोक्रेसी चाहिए। अरशद जैसे तैसे अपने आप को इलेक्शन में जिता देते हैं एंड लोग फिर से प्रोटेस्ट करते हैं कि हमने डेमोक्रेसी तो कहा था, पर उसका मतलब ये नहीं था कि इलेक्शन में इन्हीं को जिता दो। तो लोग फिर से प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट होता है एंड 1990 तक आते लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि अरशद को हटा दो एंड अरशद को अपने पोजीशन से स्टेप डाउन करना पड़ता है। 1991 में इलेक्शंस होते हैं बांग्लादेश में फिर से, एंड उसके बाद हम लोग देखते आ रहे हैं कि बांग्लादेश में धीरे धीरे मल्टी पार्टी इलेक्शंस एंड प्रॉपर डेमोक्रेसी आ गई है। तो अब हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है। थोड़ी सी और कंट्रीज बची हैं, पर टेंशन मत लो, उनको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर था। अगर आप मेरे लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं। उन क्लासेस का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल पर अगर आप कम्युनिटी के सेक्शन पर जाओगे तो मेरी क्लासेस होने से पहले मैं वहां पर हमेशा लिंक डाल देती हूँ, तो उसके थ्रू भी आप आ सकते हो। फ्री क्लासेस रहती हैं एंड उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, अनुष्या। ठीक है, एंड इसके अलावा आप लोगों के ही डिमांड पर हम लोग एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ह्यूमैनिटीज का एक बैच लेकर आए हैं एंड क्लास 12 का जो बैच है उसका नाम है विक्ट्री बैच, क्योंकि हम आप बच्चों को हर एक फील्ड में विक्ट्री दिलाना चाहते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे बैच को ज्वाइन करने में, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे उस बैच को। एंड फिलहाल हमारे अनअकैडमी में प्राइस ड्रॉप चल रहा है, तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 5 जून से लेके 9 जून के बीच में हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो। बट हाँ, याद रखना मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए आपको कोड यूज करना है अनुष्या। मैं बोलती रहती हूँ यार, अनअकैडमी में मेरा नाम ही काफी है, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोड यूज करना अनुष्या, ताकि तुम लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, ताकि आपको डेली क्लास अपडेट्स मिलती रहें। टेलीग्राम का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लगा कि आज की वीडियो हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। सबको बताओ कि इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज की भी प्रिपरेशन होती है। चलो स्टूडेंट्स, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।